वॉइस क्लियर है आप लोग को? हेलो हेलो, वॉइस आपको क्लियर आ रही है? यस। ये बताइए स्क्रीन विजिबल है सबको? नो सर, वेयर इज द स्क्रीन? अब विजिबल है? Yes, sir. ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की बेसिक कॉम्पिटिशन्स क्या होती है, और मैंने आपको ये बताया कि सीरीज पैरेलल में कैपेसिटर कैसे डील करते हैं। आज हम उसी क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अभी आपको ये ट्यूटोरियल शीट भेज भी दूँगा। फिर इन क्वेश्चंस की एनालिसिस के साथ हम क्या कहते हैं एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी। बेसिकली आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी मैं आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या कैपेसिटर में जो भी चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा वो सारे क्वेश्चन मैं रजिस्टर में वापस बना सकता हूँ। इसी वजह से अगर आपने कैपेसिटर ढंग से पढ़ा है तो रजिस्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम आई क्लियर? हेलो, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, कौन आ गया? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सिखाया है, डायरेक्टली आप कैपेसिटेंस को ऐड कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ये क्यों सिखाया है ना, C1 + C2 + C3 आप करते हो अप टू n टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। वैसे ही अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, आप लोग को सेकंड क्वेश्चन विजिबल है ये वाला? हेलो, यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए ये तीन और ये तीन किसमें है, पैरेलल में, और इस 6 के साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन किसमें, सीरीज़ में, और फिर ये तीन किसमें, पैरेलल में। तो अगर आप कंप्यूट करो तो ये तीन तीन पैरेलल में, इसका रिजल्टेंट आया 6, ये 6 और 6 सीरीज़ में, इसका रिजल्टेंट आया 3, और ये 3 और 3 पैरेलल में, तो इस पूरे का रिजल्टेंट आया 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आई रिपीट, माइक्रोफैरेड में ही कैपेसिटेंस आपको मिलती है। कभी कभी हम फैरेड में भी क्वेश्चन में दे दें, पर रियलिटी में जो भी कैपेसिटर आते हैं वो माइक्रो में होते हैं या नैनो में या पिकोफैरेड में। कभी भी आपको फैरेड में नहीं मिलेगा, मिली फैरेड में भी मिल जाएगा बहुत बड़े कैपेसिटर्स, पर फैरेड में आपको कभी भी कैपेसिटर नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि फैरेड में अगर आप कैपेसिटर अगर आप देखोगे तो वो एक अर्थ की साइज़ का कैपेसिटर बनेगा, जो अर्थ की आपकी साइज़ होती है उस साइज़ का कैपेसिटर होगा अगर उसकी यूनिट फैरेड है। तो बेसिकली फैरेड में आपको कैपेसिटर नहीं मिलता, आपको हमेशा कैपेसिटर मिलता है या तो माइक्रोफैरेड में, या तो नैनोफैरेड में, या तो पिकोफैरेड में। ठीक है, कोई डाउट? पहले दो क्वेश्चंस में कोई डाउट? हेलो, No, sir. ओके। थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बेसिकली कन्फ्यूजन होगी कि हम इसको प्रोसीड कैसे करें। तो प्रोसीड करने का मैं आपको बहुत बेसिक सा रूल बताता हूँ। अगर आप यहाँ से कोई क्यू चार्ज छोड़ रहे हैं तो ये क्यू चार्ज इस दोनों में जा रहा, फिर देखिए यहाँ भी ये क्यू चार्ज को डिवाइड होना पड़ेगा Q1 और Q2 में, और फिर इस Q2 को यहाँ पे डिवाइड होना पड़ेगा इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। अब इस ब्रांच में करंट सेम जा रहा है, इस ब्रांच में करंट दूसरा जा रहा, सॉरी चार्ज दूसरा जा रहा। तो ये तो सीरीज़ में है, वैसे ही ये भी सीरीज़ में है, लेकिन अगर आप इस पूरे को देखें, मतलब ये जो दो सीरीज़ आपकी बन रही वो पैरेलल में, तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ से देख सकते हो, ये दोनों सीरीज़ में 1 और ये दोनों सीरीज़ में 1। अब ये जो 1 और 1 का कैपेसिटर आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा पैरेलल में। डायरेक्टली जोड़ोगे तो 2 बन जाएगा, फिर 2 2 और 2 किस में है आपका, सीरीज़ में। आप उसको सॉल्व करोगे, फिर वो 6 के साथ कैसे है, पैरेलल में। फिर 12 में कैसे है, फिर से सीरीज उसके साथ क्या कहते हैं, सीरीज़ में है। तो आपको इस टाइप से ब्रांच को सॉल्व करना होगा। एक बहुत सा कॉमन सा रूल है, रूल ऑफ थंब जिसको हम बोलते हैं, ये है कि क्या कहते हैं, जो ब्रांच के सबसे छोटे हिस्से हों
आप हमेशा स्टार्टिंग उससे करो। जैसे ब्रांच में सबसे छोटा हिस्सा या सबसे इंटीरियर का जो हिस्सा है वो ये है, स्टार्टिंग आप यहाँ से करो, फिर उसके बाद बाहर की तरफ मूव करते जाओ तो आपको नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। ट्राई करना ये क्वेश्चन है, मुझे बताना। ईजी है वैसे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक और प्रिंसिपल है जो अभी आपको मेरे ख्याल से करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा, पर उसको यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है? हेलो, किसी ने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है? नो सर। देखो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि कोई भी 5 सर्किट एलिमेंट्स हो, मैं तुम्हें रजिस्टर के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज बताता हूँ, वो इंडक्टर कैपेसिटर सबके लिए डील करता है। मान लो यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए हैं इस टाइप से, मान लो ये कैपेसिटर्स नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर्स आपके लगे हुए हैं, यहाँ पे भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी रजिस्टर लगे हुए हैं। अगर ये वाला रजिस्टर इस वाले रजिस्टर का रेशियो और इस वाले रजिस्टर और इस वाले रजिस्टर का रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब अगर आपकी दो ब्रांचेस ऐसे हैं, ये एक रजिस्टर ए है, ये एक रजिस्टर बी है, ये एक रजिस्टर सी है और ये एक रजिस्टर डी है, तो ए बाई बी बराबर हो जाए, सॉरी, ए बाई बी बराबर हो जाए सी बाई डी के, तो इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि ये जो बीच वाला ब्रांच होगा आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, और अगर फिगर को रीड्रॉ करोगे तो ये बीच वाला ब्रांच रीड्रॉ नहीं करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्रांच में अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, इसीलिए इस ब्रांच को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो ये रजिस्टर के साथ भी हो सकता है, इंडक्टर के साथ भी, कैपेसिटर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड थ्योरम एंड बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है बहुत इजीली। जैसे कि अगर आप इस दो और इस दो को देखो तो आप यहाँ सीरीज़ पैरेलल नहीं बता सकते थे, जब ये यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ डिवाइड हुआ, फिर यहाँ आया, लेकिन फिर यही सेम करंट यहाँ गया, तो ये कैसे सीरीज़ में क्या पैरेलल में, ये आप नहीं बता सकते हो। तो इन दैट केस आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2/2 बराबर किसके, यहाँ 4/4 हम करते हैं, 4/4, तो ये दोनों बराबर आ रहा, इसका मतलब हम बीच वाले कैपेसिटर को कंसिडर ना करें, बीच वाली वायर को ही कंसिडर ना करें। अगर उस वायर को ना कंसिडर करें तो ये 2 और ये 4 कैसे है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं, 1/1/2 प्लस 1/4, सॉरी 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/4, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/4 के हिसाब से अगर हम चलेंगे, इन दैट केस 4/3 इसका आंसर आएगा ऊपर की तरफ। वैसे ही नीचे की तरफ इस 2 और 4 के लिए क्या आएगा, 4/3 आएगा। और अगर तुम दोनों को देखो तो पैरेलल में ये 4/3, ये 4/3, तो ए बी के बीच नेट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 8/3। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो बोलो, क्योंकि इसमें अभी थोड़े थोड़े और अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को मिला के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सबको क्लियर है? हेलो, अरे हाँ ना तो बोलो यार, क्लियर है सबको? Yes sir. ओके, Yes sir. ठीक है। अब इसी में अगला क्वेश्चन जो है ये आप खुद सॉल्व करना। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये पैरेलल में है, फिर उसके बाद ये जो पैरेलल का आप रिजॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ कैपेसिटर हो जाएगा, वो कैपेसिटर 12 के साथ सीरीज़ में है, फिर इन सब का रिजोल्यूशन 6 के साथ पैरेलल में है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं 6 के साथ पैरेलल में है, फिर ये 6 और ये 12 कैसे सीरीज़ में है, और फिर इस 12 के साथ पैरेलल में है, और फिर वो चीज़ 6 के साथ सीरीज़ में है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन की लेंथ बस बढ़ जाती है, कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं रहता है। तो बेसिकली क्वेश्चन 5 आप खुद कर लेना, जो क्वेश्चंस फंसने वाले हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका लूपिंग के ऊपर। लूपिंग में 2 तरीके की लूपिंग आपको पढ़ाई जाती है, एक पढ़ाई जाती है जनरल लूपिंग, एक पढ़ाई जाती है मिक्स्ड लूपिंग। ठीक है, तो जनरल लूपिंग क्या है, बेसिकली जनरल लूपिंग में सपोज कीजिए
एक मिनट। हाँ, जनरल लूपिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कैपेसिटर लिया सी का, ऐसे ही अगला कैपेसिटर फिर लिया सी का, ऐसे ही हम n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को जोड़ते जाएं एक लाइन में, तो ये सीरीज जनरल लूपिंग कहलाती है। ठीक है, n कैपेसिटर्स जो मैं आपसे पूछ लूँ नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर कि नेट कैपेसिटेंस जो होती है सीरीज़ में वो होती है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू जो भी n टर्म्स तक है। हमने बोला कि C1 C2 C3 मतलब सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो सेम थी, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c अप टू n टर्म्स अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा n/c, या तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया n/c के, तो c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया c/n। यही चीज़ को हम बोलते हैं लूपिंग, जनरल लूपिंग। अब जनरल लूपिंग में क्वेश्चंस कई तरीके से बन सकते हैं। हो सकता है मैं यहाँ C ले लूँ, अगला वाला 2C ले लूँ, अगला वाला 3C ले लूँ, ऐसे ही जो लास्ट वाला कैपेसिटर nth कैपेसिटर होगा वो NC होगा। अब बताइए सारे कैपेसिटर को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो बेसिकली सीरीज़ वगैरह की थोड़ी बहुत हेल्प लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैथ्स में आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ी होंगी 10th में, उसका आप यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। और जनरल लूपिंग के क्वेश्चंस आपके बोर्ड से तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस दोगे वहाँ जनरल लूपिंग का एक क्वेश्चन तो पा ही जाओगे। इसके बाद जनरल लूपिंग में यहाँ भी जनरल हो गए हम XD का। जनरल लूपिंग में एक क्वेश्चन और आता है आपका, जनरल लूपिंग में आपका एक क्वेश्चन बनता है पैरेलल के साथ भी। अगर मान लीजिए वैसे ही आपके n कैपेसिटर्स को मैं जोड़ता जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड किया, यहाँ पे ऐसे एक कैपेसिटर ऐड किया, ऐसे ही n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तो इन दैट केस क्या होता है, हम जानते हैं कि पैरेलल में कैपेसिटर को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू जो भी n टर्म्स तक है। अब हमने बोल दिया सबकी कैपेसिटेंस सेम है, इसकी C थी, इसकी भी C थी, इसकी भी C थी, तो NC आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। तो जनरल लूपिंग का ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, हो सकता है मैं इस टाइप से कर दूँ इसको, मैं इसको C/1 कर दूँ, मैं इसको C/2 कर दूँ, मैं इसको C/3 कर दूँ, और जो लास्ट कैपेसिटर है वो C/n है। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे C/1 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, C/3, एक सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया। तो ये होती है आपकी जनरल लूपिंग के क्वेश्चन। अब एक चीज़ आती है मिक्स्ड लूपिंग। मिक्स्ड लूपिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि मिक्स्ड लूपिंग में हम सर्किट को चुनते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें, मान लीजिए ये एक ब्रांच है किसी सर्किट की जिसमें हमने n कैपेसिटर C के लगा दिए, ठीक। फिर अगली ब्रांच में भी हमने सेम किया है, हमने C कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर्स को ऐड कर दिया है। फिर अगले वाले में भी हमने सेम किया है, और ऐसे करते करते हमारे पास n ब्रांचेस हैं। तो अब बताइए कि नेट कैपेसिटेंस कितनी निकलेगी। तो उस केस में नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व करेंगे, सीरीज़ वाले को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर C/n आया था। वैसे ही फिर पैरेलल वाले को भी सॉल्व करेंगे, सॉरी अगले वाले सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, वो भी C/n आएगा। तो मतलब अब हम इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में लिखें तो C/n अप टू n टर्म्स इस टाइप से पैरेलल में एडेड है। तो अगर हम C/n को n टाइम्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर C। मतलब देखिए नेट कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई। एक साल आपके कौन सा एग्ज़ाम होता था, AIEEE में एक साल एक क्वेश्चन आया था, 100 कैपेसिटर को आप कैसे, क्या आप 100 कैपेसिटर को ऐसे जोड़ सकते हैं कि उसकी हमेशा मिला के नेट कैपेसिटेंस C ही है या 100 है, सॉरी 100 कैपेसिटर था 1 फैरेड का, क्वेश्चन ये था, हाँ 100 कैपेसिटर था 1 फैरेड का। उनका ये कहना था कि इन 100 कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़िए कि उसकी नेट कैपेसिटेंस फिर से 1 फैरेड आ जाए।
तो उसका जनरल एग्जांपल यही था कि मिक्स्ड लूपिंग का आप यूज़ कर लीजिए, 5 कैपेसिटर्स को एक ब्रांच में लगा लीजिए और वैसे ही करके 20 ब्रांचेस को आप ले लीजिए, सॉरी 10 कैपेसिटर को आप एक ब्रांच में लगा लीजिए, 10 ब्रांचेस को आप ले लीजिए, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके मिक्स्ड लूपिंग का क्वेश्चन है, 8th वाला क्वेश्चन मिक्स्ड लूपिंग का। ठीक है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं सॉल्व होता है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। है ईजी, इसका आंसर सी ही आएगा। अब इसके बाद इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि एक वायर जब टच करती है किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही होती है, तो उस पॉइंट पर इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, पर अगर वायर इस टाइप से है तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जा रही है। इन दैट केस बीच में यहाँ कोई जंक्शन नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे वोल्टेज आपको फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको कल सॉल्व करना सिखाया था। आप एक जगह वोल्टेज ए मान लो, एक जगह बी मान लो, जहाँ स्ट्रेट वायर मिले वहाँ पे आप वोल्टेज को भेजते रहो। जैसे कि यहाँ ए था तो यहाँ भी ए हुआ क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर है तो यहाँ पे आप ए नहीं लिख सकते, यहाँ बी लिखोगे। अब देखो ए बी के बीच ये ब्रांच है, ए बी के बीच ये ब्रांच है, ए बी के बीच ये ब्रांच है। तो ये जो दो कैपेसिटर की ब्रांच है, अगर उसको तुम रीड्रॉ करोगे ऐसे रीड्रॉ करोगे, ये वाली ब्रांच, फिर ये वाली ब्रांच, अब इसके बाद ये वाली ब्रांच अगर ड्रॉ करेंगे तो फिर इस टाइप से, और फिर जब तीसरी ब्रांच को ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से। अब देखो 4 ब्रांचेस कैसे हो गई, पैरेलल में हुई। क्वेश्चन आसान हो गया, तो अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, 9th वाला। हेलो, आप लोग को 9th क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? No, sir. नहीं क्लियर है? No. अरे क्लियर है कि नहीं, साहब बोले यार, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। No, sir. नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। ये पॉइंट ए है, ठीक, ये एक स्ट्रेट वायर है। हमने बताया था कल कि वायर पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस 0 होती है एक तरीके से। तो यहाँ भी ए आ गया, आया ना ए, वैसे ही यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आ गया। अब देखो ए बी के बीच ये ब्रांच है, ए बी के बीच ये ब्रांच है, ए बी के बीच ये ब्रांच है। हमें चाहिए क्या था, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम ए को ड्रॉ करें और बी को ड्रॉ करें, अब उसके बीच क्या है, पहले ए बी के बीच में एक ब्रांच तो ये है, ठीक। दूसरी बार अगर तुम देखो तो ये भी ब्रांच ए बी के बीच में पड़ती है ना। अगर ये ब्रांच देखो तो ये ब्रांच भी ए बी में जा रही है। और अब अगर ये वाली ब्रांच देखो ऊपर वाली, तो ये भी ए बी से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये सारे कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, एक तरीके से ऐसे ही तो कनेक्टेड है कि नहीं है? ये डायग्राम समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ठीक। अब अगर ये सी है, ये सी है, तो ये तो सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, C/2 हो जाएगा। वैसे ही ये सी है, ये सी है, ये भी C/2 हो जाएगा, ये भी C/2 हो जाएगा, और ये भी C/2 हो जाएगा। अब ये सारे C/2 कैसे हैं, पैरेलल में हैं। अगर ये सारे C/2 पैरेलल में 4 ब्रांचेज हैं तो ये 4C/2 या तो 2C की कैपेसिटेंस देगा। बेसिकली आइडिया क्या होता है कि किसी भी जगह पर जिन भी 2 पॉइंट पर तुम्हें मतलब कैपेसिटेंस निकालनी है, वहाँ पे कुछ वोल्टेज मान लो, जैसे कि यहाँ ए मान लो वोल्टेज और यहाँ पे बी मान लो वोल्टेज। अब वायर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होता, तो यहाँ भी ए आ जाएगा और यहाँ भी बी। अब देखो ए से बी, ए से बी, ए से बी, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड। अब तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिख जाता है, कुछ में नहीं दिखता। जैसे ये क्वेश्चन में आपको सीरीज पैरेलल डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, तो इसलिए आपने रीड्रॉ किया।
ट्रिक्स से आपने उसको रीड्रॉ करनी है। क्लियर है? हेलो, आप लोग को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सबको क्लियर है? अरुण आप बताइए, आपको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Right. ठीक है, जैसे कि 11th क्वेश्चन में अगर तुम यहाँ पे बी मानोगे तो पूरा सर्कल एक वायर है, तो हर पॉइंट पे ही बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, हर पॉइंट पे ही बी आ जाएगा। और यहाँ पे ए है तो सेंटर पे एकदम ए का वोल्टेज आ जाएगा। अब देखो ए से बी, 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 सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। तो ये जितने भी 7 कैपेसिटर ये कैसे हैं? सब के सब पैरेलल में हैं। पैरेलल में 7 के 7 कैपेसिटर्स को आप देख लो, सबकी कैपेसिटेंस सी मान लेना। तो मेरे हिसाब से आंसर 7 सी इसका आएगा। तो इसी हिसाब से इन सारे क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, ये आप वैसे ही सॉल्व कर लेना। ये वाला भी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कल सिखाया था उसी हिसाब से आप सॉल्व करोगे, लग जाएगा ये वाला भी। जैसे कि अगर यहाँ पे तुम ए मानोगे वोल्टेज, तो अब ये ए और कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। वैसे ही जब इस पॉइंट पे बी वोल्टेज मानोगे तो स्ट्रेट वायर ये है, बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है। समझ लो कि वोल्टेज जो है वो वायर के थ्रू जा सकता है, लेकिन वायर के बीच में अगर हम बैटरी लगा दें, कैपेसिटर लगा दें, रजिस्टर लगा दें, तो वो कहीं और जा नहीं सकता है। अब देखो बी से ए के बीच में ये, बी से ए के बीच में ये, ए से बी के बीच में ये, और ए से बी के बीच में ये। तो ये सारे कैपेसिटर्स कैसे हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्लियर है? हेलो, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जनरली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक जगह वोल्टेज मान लेना है नोड पे, फिर देखना है वायर किधर है। तो वायर से वोल्टेज देखो डायरेक्टली ट्रेवल कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे भी वी है और इस पॉइंट पे भी है। यहाँ भी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी है। तो उस हिसाब से आप फिगर को रीड्रॉ करना होता है। ये सबको क्लियर है ना, मैं रीड्रॉ कैसे कर रहा हूँ? हेलो, आप लोग को क्लियर है मैं रीड्रॉ कैसे कर रहा हूँ सर्किट? Yes, sir. कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। Okay, sir. ठीक है, अब अगर ये वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें भी सेम कहानी है। बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस आपकी, जो भी कैपेसिटर्स आपकी हैं उनको ऐड करके। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद कर लेना। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आपके कुमार मित्तल में और SC वर्मा दोनों में ये क्वेश्चन आपको भर भर के मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक आइडिया क्या, सॉल्व कैसे करते हैं, हम बेसिकली आज अभी इसको डिस्कस करते हैं। इनको बोलते हैं हम लैडर प्रॉब्लम। देखो सीढ़ी जैसा फिगर जा रहा है। Ladder problem. हाँ, लैडर प्रॉब्लम में दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ रिपीट कर रही है और कौन सी चीज़ रिपीट कर रही है। आपको बेसिकली यही चीज़ लैडर प्रॉब्लम में जज करनी होती है। अगर आप यहाँ पे इस लैडर प्रॉब्लम में देखो तो ये जो एलिमेंट है ये सब में रिपीट कर रहा है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो सर्किट बनाओगे वो भी ऐसे ही बनाओगे। Parallel वाला sir. हाँ, ये वाला सर्किट सब में रिपीट कर रहा है। अब तुम इन्फिनिटी में से अगर एक घटा भी लो तो तुम क्या पाओगे? इन्फिनिटी ही पाओगे। भाई ये तो वैसी ही बात होगी कि समंदर है, समंदर में तुम एक बाल्टी पानी निकाल लो या एक बाल्टी पानी डाल दो, तब भी समंदर वहीं का वहीं रहेगा। तो वही चीज़ है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम सर्किट को काट देंगे और मान लेंगे कि ये जो पूरी ब्रांच थी, इन्फिनिटी तक जो भी पूरी ब्रांच थी, इसकी कुछ रेजिस्टेंस आई थी x। ठीक है, मान लेंगे। मानने के बाद हमारा कुछ फिगर इस टाइप का हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट आपका होगा 1/1/c प्लस 1/c/x। अब ये मैंने कैसे लिखा है उसको देखो, 1/c इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/c प्लस 1/c+x। बेसिकली मैंने C इक्विवेलेंट निकाला है, जैसे मैं निकालता हूँ, मैंने यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब अगर तुम लोग ध्यान दो तो ये पूरी ब्रांच क्या थी? इन्फिनिटी।
इस पूरी ब्रांच में से मैं अगर इतना सा सेक्शन काट लूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं इतने से सेक्शन का पूरा कैपेसिटेंस मैंने माना था x, है ना। यहाँ तक सबसे पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, क्लियर है ना सबके? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब अगर तुम लोग यहाँ से एक चीज़ ध्यान दे पा रहे हो तो ये जो मैंने ब्रांच कट की थी या ये जो ब्रांच मैंने पूरी ली थी, इस पूरी ब्रांच का मैंने कैपेसिटेंस माना था x। लेकिन अगर इन्फिनिटी में से हम इतना सा पार्ट निकाल दें तो क्या इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर हम इन्फिनिटी में से ये जो नीले पार्ट से मैंने सर्कल किया है, अगर मैं इस पार्ट को निकाल दूँ तो क्या इन्फिनिटी में से कोई फ़र्क पड़ेगा? हेलो, नो अरे सर, यार, वो तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक घटाओ या एक बढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में से अगर उसको तुम घटाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो पूरा जो सर्किट है इसका जो कैपेसिटेंस आना चाहिए वो आना चाहिए x, जो कि हमने माना था, ठीक है। तो अगर हम x को फाइंड आउट कर पाए तो हमें क्या नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगी इस पूरे सर्किट की? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। तो इन दैट केस हमने C इक्विवेलेंट को बराबर किसके कर दिया? हमने C इक्विवेलेंट को बराबर कर दिया x के। देखो, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने x में एक इक्वेशन लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपने 10th में पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के बाद मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक। x की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब x में दो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूँ तो पूरी कैपेसिटेंस नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन नेगेटिव कैपेसिटेंस हो नहीं सकती है, तो इसी वजह से कैपेसिटेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। तो आपका आंसर आएगा, देखिए, C√5 - 1/2। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके जे एडवांस के लिए, मेंस में भी पूछ सकता है, नीट वालों के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिक्वायर करता है। 16 क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। 16 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वीटी स्टोन ब्रिज बना लेगा, ये C और ये C, ये C और ये C और ये। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। आपने यहाँ A माना, ये A यहाँ बढ़ा, यहाँ गया, लेकिन यहाँ कैपेसिटर लगा, आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ भी कैपेसिटर आगे नहीं बढ़ सकता। B अगर आपने लिया तो B भी इनके आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस पॉइंट पे कैपेसिटेंस मान लो x और इस पॉइंट पे मान लो y, ठीक है, दो अलग अलग। अब यहाँ A दिया है, ठीक, यहाँ B दिया है, कहीं पर x दिया है और कहीं पर y दिया है। अच्छा, A और x के बीच में कौन है? C है, ये वाला C है ना। x और y के बीच में कौन है? C है। वैसे ही A और y के बीच में कौन है? अगर तुम देखो तो A और y, ये भी A है और ये y है। A और y के बीच में ये वाला C है, तो A और y के बीच में है C। और वैसे ही y और b के बीच में कौन है? y और b के बीच में भी है C। और x और b के बीच में कौन है? x और b के बीच में है ये वाला C। तो अगर तुम फिगर को रीड्रॉ कर पा रहे हो तो फिगर तुम्हें घूम फिर के फिर से यही मिलेगा। देखो, फिगर तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। मिल रहा है ऐसा फिगर? अब ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। अभी भी आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब आपको ये सोचना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो बैलेंसिंग के लिए हमने क्या बताया था? आमने सामने का रेशियो ले लो, फिर आमने सामने का रेशियो ले लो, चेक कर लो बराबर है कि नहीं, और अगर बराबर हो तो ये वाली ब्रांच को हटा सकते हैं। तो आमने सामने का रेशियो लेंगे तो ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, दोनों रेशियो बराबर आ रहा। इन दैट केस इस वाली ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर से गायब कर सकते हैं। तो अगर ये ब्रांच को हम गायब कर दें तो अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। ये 2C सीरीज़ में C/2 और ये 2C सीरीज़ में C/2 और ये C/2 ये C/2 पैरेलल में, तो 2 × C/2 जो कि होगा C। क्लियर है? सॉल्यूशन सबको क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर, क्लियर। Yes. किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। ठीक।
17 वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इस ए को मैं उठा के देखो, अगर मैं इस ए को उठा के मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो क्या ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? इस टाइप का कुछ, अगर ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा तो फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन चेक करोगे, बीच वाली ब्रांच गायब हो जाएगी और आपका आंसर फिर से आ जाएगा। इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये हमने कुमार मित्तल से लिया 17 का। अब अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। बेसिक थ्योरी है, बहुत आसान है, आसानी से तुम इसको पढ़ सकते हो। ये पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहूँगा, कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर क्यों पढ़ा जाता है? कैपेसिटर का बेसिक वर्क क्या है? बताओ। हेलो, बताइए कैपेसिटर का बेसिक वर्क क्या है? निर्भय मिश्रा, आप बताइए कैपेसिटर क्या करता है? सही गलत कुछ भी आप बताइए। बेसिकली ये कैपेसिटर क्या है? अगर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है? इसका काम क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है कि एनर्जी स्टोर करता है? क्या स्टोर करता है? सर मैं बताऊं? बताओ। सर एनर्जी। ठीक है, एक लोग बोल रहे हैं। हाँ, तुम बताओ। शिवांगी, आप कुछ बोल रही थी, आप बताइए। ये सर एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा, चार्ज स्टोर नहीं करता? चार्ज स्टोर करता है। चार्ज भी स्टोर करता है? कौन कहता है इसे चार्ज एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, एनर्जी को ही चार्ज के फॉर्म। चार्ज एनर्जी दोनों। चार्ज एनर्जी दोनों। अच्छा, देखो बेसिकली कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। अब चार्ज वो कहाँ स्टोर करता है? वो इसके पूरे बीच में नहीं स्टोर करता, वो चार्ज स्टोर करता है प्लेट की सतह पर। चार्ज हवा में नहीं करेगा ना, चार्ज हमेशा कहाँ होगा? प्लेट की एकदम सतह पर। सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड, सारे नेगेटिव एक साइड। और जब पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए तो बीच में क्या आ जाता है? बीच में तुम्हारी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बीच में तुम्हारी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ क्या लाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ लाती है एनर्जी। कैसी एनर्जी? पोटेंशियल की काइनेटिक। कौन सी एनर्जी होती है? मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, बताओ। अरुण, आप बताइए। वाटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड होती है? पोटेंशियल की काइनेटिक? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो मैं इतनी देर से वही पूछ रहा हूँ ना, आपको बताना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी का एक मैंने नाम भी बताया था। क्या नाम बताया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि चार्ज एट रेस्ट है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो चार्ज अपने साथ लाता है एनर्जी। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर इस चीज़ को देखते हैं ध्यान से, अगर यहाँ पे सपोज करिए एक चार्ज है आपका, सपोज करिए यहाँ पे छोटा सा क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को हम यहाँ तक ले जा रहे हैं। इस छोटे से क्यू चार्ज पे वर्क करने में कितना लगा होगा? वर्क कितना लगा होगा? इस छोटे से क्यू चार्ज पे वर्क लगा होगा v डॉट डी क्यू। इतना ही वर्क लगा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्क डन होता है, सॉरी, जो वोल्टेज होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया? v डॉट क्यू। अब अगर एक चीज़ तुम लोग यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो, तो अगर मैं एक डी क्यू चार्ज को यहाँ से उठाऊँ और मैं यहाँ ले जाके इस प्लेट तक ले जाऊँ, तो उस केस में जो मुझे काम करना होगा वो काम मुझे करना होगा v इंटू डी क्यू। ठीक, लेकिन v क्या है? v आपका है q बाई सी। अगर इस v को मैं यहाँ q बाई सी में प्लेस कर दूँ तो q बाई डी क्यू हो गया। अच्छा, कैपेसिटर या तो अनचार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, या तो क्या होगा? फुल्ली चार्ज होगा। जब वो फुल्ली चार्ज होगा तब उसके पास सबसे ज़्यादा उसमें काम किया होगा, और जब अनचार्ज होगा तो उसका वर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो से w इंटीग्रेट करेंगे इधर और जीरो से q इंटीग्रेट करेंगे इधर। ठीक, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम पा जाएंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई
2c। डिटेल में मैंने आपको पूरा पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, अभी मैं भेज दूंगा, आप चेक कर लेना। या हम वर्क डन को लिखेंगे हाफ सी बी स्क्वायर, या तो हम लिख सकते हैं u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ क्यू वी। अब इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? हमें तो एनर्जी की इक्वेशन मिल गई, लेकिन अब इस एनर्जी की इक्वेशन है क्या, क्यों, कैसे यूज़ करते हैं? तो मान लो ऐसे कैपेसिटर मैंने आपको पैरेलल में बना के दे दिया और मैं बोलूँ पूरे सिस्टम की आप एनर्जी बताओ, तो आपके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या हैं? आप बाहर का पोटेंशियल पता कर लो, नेट कैपेसिटेंस पता कर लो, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन लगा लो, पहला तरीका। ठीक, दूसरा तरीका आपके पास क्या है? आप हर एक कैपेसिटेंस की एनर्जी पता लगा लो और उसको ऐड कर लो, तभी आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो हर एक कैपेसिटर की एनर्जी आप कैसे पता लगाओगे? अगर आपको हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज पता हो, तो दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ये आपका एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, क्लियर है आपको? हेलो, आपको ये चीज़ क्लियर है? यस सर। यस। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी क्या है? बेसिकली एनर्जी डेंसिटी है टोटल एनर्जी क्या स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंडेंसर। अगर आप एक कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखो, मैं अभी सारा डिस्कशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही करवा रहा हूँ। अगर इसका एरिया ए है और ये डिस्टेंस डी है, तो वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू दैट डिस्टेंस, यही तो आपका वॉल्यूम होगा। एरिया ऑफ प्लेट इंटू डिस्टेंस सेपरेटेड ऑफ बाई प्लेट्स। और एनर्जी अभी आपने पढ़ी हाफ सी बी स्क्वायर। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब इस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं। और जो वोल्टेज होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये सब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको बोला था। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले में हम C और V को पुट करें तो आप ध्यान से देखिए, हमारा निकल रहा हाफ ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी डेंसिटी हमको ये बताता है कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी किस पॉइंट पर है। जैसे एनर्जी डेंसिटी हम पूरे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो पूरे के लिए, हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एनर्जी डेंसिटी का ग्राफ बनता है। अगर उस ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो ये पता चलता है कि प्लेट पे आपकी एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसका रीज़न ये है कि प्लेट्स पे आपके चार्ज होते हैं और सेंटर की तरफ जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे एनर्जी डेंसिटी कम होती जाएगी। जीरो कहीं भी नहीं होगी, एनर्जी डेंसिटी मिनिमम होगी सेंटर पे, और जैसे जैसे आप प्लेट्स की तरफ बढ़ोगे वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी क्या है? आपको एनर्जी डेंसिटी में बेसिकली ये डेरिवेशन पढ़ना है। डेरिवेशन क्या है? दो लाइन का तो डेरिवेशन है, C और V की वैल्यू पुट करके निकालना है, और आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन ये वाली पढ़नी है। क्लियर है? हेलो, आप लोगों को क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। ओके, तुम लोग बोलते नहीं हो तो मुझे कैसे पता चलेगा क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? सौरभ आपको क्लियर है? कोई डाउट? अरुण आपको कोई डाउट? सर। ठीक है। निर्भय आपको कोई डाउट? ठीक। शांगी आपको कोई डाउट है? नो सर। सब लोग अपनी अटेंडेंस पहले चैट बॉक्स में लिख दीजिए। व्हाट सर? अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अटेंडेंस। सबने लिख दिया अपनी अटेंडेंस? एक लोग ने नहीं लिखी शायद। 1 2 3 4 5 6 7, एक लोग कोई बच रहे हैं, 8 लोग हैं ना? नहीं, सबने लिख दी, ठीक है।
रुकिए अभी, मीटिंग लीव मत कीजिए। लीव करेंगे तो अपने आप आपकी अटेंडेंस यहाँ से काट जाएगी। सर आई वांट टू से समथिंग। बोलो। जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है या 50% क्या है? अब ये तो यार हम कैसे बता सकते हैं, सीबीएसई का भी हमें पेज खोलना पड़ेगा, चेक कर लेंगे हम उसको, सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं। सर अभी जुलाई में सब रिलीज करेंगे ना अपडेटेड सिलेबस। हाँ लास्ट जुलाई। लास्ट ऑफ जुलाई तक आपका रिलीज़ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, आपका सिलेबस ठीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट करो, आपके कॉम्पिटिशन तक में भी बना उसका कोई इशू नहीं। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी तक मैं आपको पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद अगर स्कूल खुलता है तो देखिए कौन पढ़ाता है। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगी तो आप मुझे बता देना, और मैं आपको आज ही मटेरियल और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोनों से। थैंक यू।